नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरे शवाब पर है। और वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पश्चिमी यूपी में लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार बिजनौर में फिजिकल रैली होगी। और इस रैली की जिम्मेदारी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और पश्चिमी क्षेत्र के संगठन प्रभारी संजय भाटिया को दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस मैदान में पीएम मोदी आज जनता को संबोधित करेंगे, उसमें पहले 1000 लोगों की क्षमता के साथ रैली आयोजित की जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों में ढील के बाद आज 20,000 लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और वहीं इस रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे संगठन प्रभारी संजय भाटिया ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार हम बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वहीं परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने यह भी कहा कि बिजनौर जिले की 8 में से 6 सीटें 2017 में जीते थे और इस बार हम 8 की सीट पर कमल खिलाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। और वहीं रैली स्थल के बगल में ही उनका हेलीपैड बनाया गया और वहीं उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव काफी गहरा हो गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर जंग की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की एक दूसरी चेतावनी। और इसके पहले अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि रूस ने महीने के मध्य तक अपनी मंशा के अनुरूप कम से कम 70% सैन्य साजो सामान इकट्ठा कर लिया था। और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ हमला करने का विकल्प मुहैया कराना है। और वहीं सुलिवन ने यह भी कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है तो यूक्रेन को बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अपनी तैयारियों और प्रतिक्रिया के आधार पर हमारा विश्वास है कि रूस को भी इसके लिए रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और उन्होंने सीधे तौर पर उन खबरों का जिक्र नहीं किया जिसके मुताबिक व्हाइट हाउस ने सांसदों को जानकारी दी है कि रूस आक्रमण करके कीव पर त्वरित कब्जा कर सकता है, जिसमें 50,000 लोग हताहत भी हो सकते हैं। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने आगे कहा कि अब भी एक राजनयिक समाधान संभव है। और प्रशासन ने हाल के दिनों में भी चेतावनी दी थी कि रूस तेजी से यूक्रेन के क्षेत्र पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। और वहीं जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा था कि खुफिया जानकारी के मुताबिक क्रेमिनल ने यूक्रेन के सुरक्षा बलों द्वारा हमला करने की कहानी गढ़ने के लिए एक विस्तृत साजिश पर काम किया था, ताकि रूस को अपने पड़ोसी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का बहाना मिल सके। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। और वहीं आज शाम को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब भी दे सकते हैं। और वहीं कल मंगलवार को राज्यसभा में भी जवाब देंगे। और वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। और वहीं सूत्रों ने बताया कि बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों से कहा है कि वो सोमवार को संसद में मौजूद रहे। हालांकि इसमें चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहे सांसद शामिल नहीं है। और वहीं राज्यसभा में 3 दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद जहां मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीति को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रहे, वहीं विपक्षी पार्टी के सांसद सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए सरकार को घेर रहे हैं। और वहीं चर्चा पूरी होने के बाद
प्रधानमंत्री चर्चा के अंत में सदन के सामने अपना वक्तव्य रखेंगे और संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले हफ्ते के दौरान राज्यसभा में 100% कामकाज हुआ और इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को दिए जाने की संभावना है। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के सुचारू से चलने की सराहना की और सदस्यों का आह्वान किया कि वो इस भावना को जारी रखें। और इसके अलावा आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार राज्यसभा में बजट सत्र के पहले हफ्ते में 15 घंटे और 17 मिनट की कार्य अवधि का भरपूर उपयोग किया गया और 100% कामकाज भी हुआ। और वहीं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में अब तक 26 सदस्यों ने भाग लिया और अब तक कुल 7 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हो चुकी है और सदन ने इसके लिए कुल 12 घंटे का समय तय किया है और सदन में कुल 15 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धर्म संसद के आयोजनों में दिए गए कथित अपमानजनक बयान हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते और धर्म संसद के आयोजनों में कही गई बातों पर निराशा व्यक्त करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म संसद की घटनाओं में जो कुछ भी निकला वो हिंदू शब्द, हिंदू कर्म या हिंदू दिमाग नहीं था। और वहीं आरएसएस प्रमुख की एक टिप्पणी तब आई जब वो नागपुर में एक अखबार के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित हिंदू धर्म और राष्ट्रीय एकता व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे और भागवत ने कहा कि हिंदुत्व एक वाद नहीं है, हिंदुत्व का अंग्रेजी अनुवाद हिंदू नेस है। और वहीं आरएसएस प्रमुख ने बताया कि इसका उल्लेख सबसे पहले गुरु नानक देव ने किया था और इसका उल्लेख रामायण महाभारत में नहीं है। हिंदू का मतलब एक सीमित चीज नहीं, ये गतिशील है और अनुभव के साथ लगातार बदलता रहता है। और उन्होंने आगे कहा कि व्यक्तिगत लाभ या दुश्मनी को देखते हुए दिए गए बयान हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस या जो वास्तव में हिंदुत्व का पालन करते हैं वो इसके गलत अर्थ में विश्वास नहीं करते। और उन्होंने ये भी कहा कि संतुलन विवेक सभी के प्रति आत्मीयता ही हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और गौरतलब है कि विशेष रूप से हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद की घटनाओं ने धार्मिक नेताओं द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के कारण विवाद को जन्म दिया था।